नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संतोष चौधरी एसके कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं, वो उनका हमने अध्ययन कर लिया था। चलिए आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए हम पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। अध्याय 7 का नाम है ज्यामिति निर्देशांक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एक्स अक्ष से बिंदु P 2, 3 की दूरी होगी। यह पूछ रहा है बच्चों एक्स अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी होगी, तो इसका सही जवाब होगा 3। एक्स अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी होगी, तो सही आंसर आएगा 3। आइए देखते हैं कैसे 3 आएगा। तो एक्स अक्ष कह रहा है बच्चों, इसलिए बिंदु है P का मान है 2, 3। P के निर्देशांक 2 और 3 है, और हम पहले वाले मान को x मानते हैं और दूसरा मान हमारा y होता है। तो जब भी x अक्ष से दूरी बोलेगा तो हमें y वाले पद को लेना है। तो y वाला पद कितना है? 3 है, इसलिए x अक्ष से दूरी हो जाएगा, x अक्ष से दूरी 3 होगा। और यदि पूछता है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, आसान प्रश्न है। बिंदु x अक्ष से बिंदु P 2, 3 की दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी मतलब y का मान यानी कि कोटि का मान, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगा 3। तो सही जवाब होगा 3। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, बिंदु A 0, 6 एवं बिंदु B के निर्देशांक 0, -2 के बीच की दूरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8। बिंदु A 0, 6 एवं B 0, -2 के बीच की दूरी है, तो सही जवाब होगा 8। कैसे होगा, चलो इसे भी देखते हैं। तो 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु हमारे पास है। बिंदु A, तो A का मान आप देखेंगे, A का मान है 0, 6 और बिंदु B का मान दिया है 0, -2। इसे हम दूरी वाले सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो बिंदु AB की दूरी हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 x1 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग, और पहला पद हो जाएगा x1, y1 और b का मान हो जाएगा 0, -2। इसे हम मान लेंगे x2, y2। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं, x2 x1 मतलब 0 में आप 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 -0 का वर्ग और -2 प्लस और y2 y1 का वर्ग, मतलब -2 में आप घटाएंगे 6 का वर्ग। तो आप यहाँ देखेंगे 0 में 0 जाएगा तो 0 का वर्ग धन -2 और -6 हो जाएगा -8 का वर्ग, और आप जानते हैं माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 64 मान हो जाएगा 8, क्योंकि वर्गमूल 64 का मान होता है 8। तो सही उत्तर होगा 8। तो आपने देखा यहाँ सही उत्तर इसका बिंदु AB के बीच की दूरी हो गई 8। तो सही इसका उत्तर हमने यहाँ नोट किया है 8। लीजिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु -6 और 8 की दूरी है।
मूल बिंदु से 6 और 8 की दूरी है, तो आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यदि हम 6 में 0 घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा और 6 का वर्ग 36, और 8 में 0 घटाएंगे तो 8 का वर्ग 8 में 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा और 8 का वर्ग 64। तो 36 और 64 को जोड़ने पर हमें 100 मिलेगा और उसके ऊपर वर्गमूल है तो वर्गमूल 100 होगा, वर्गमूल 100 का मान होगा 10। आइए इसे भी हम समझते हैं। मूल बिंदु से P का मान -6 8 की दूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे डायरेक्ट बनाते हैं। सूत्र, दूरी सूत्र लगाएंगे आप। तो बिंदु है -6 और 8, तो -6 में आप 0 घटाएंगे, प्लस का वर्ग और 8 -0 का वर्ग। आप यहाँ देखेंगे 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 8 का वर्ग 64, और इस पूरे को हल करेंगे तो 36 और 64 वर्गमूल के अंदर 100, और वर्गमूल के अंदर 100 है, मतलब इसका मान हो जाएगा 10, या वर्गमूल 100 को आप लिख सकते हैं 10 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो फाइनल उत्तर हमें मिलेगा 10। तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा 10, तो सही जवाब होगा इसका 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए अगला प्रश्न है, बिंदु 0,5 एवं बिंदु -5,0 के बीच की दूरी है। यह प्रश्न वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखते हैं 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए आपको पता है सूत्र है, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। मतलब आप ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 5 का वर्ग, और 0 में फिर 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25। तो वर्गमूल के अंदर 50, और यदि वर्गमूल 50 को हम हल करेंगे, इसका सही जवाब होगा 5 वर्गमूल 2। सही जवाब होगा 5 वर्गमूल 2। आइए इसे भी समझते हैं, यदि आपको समझ नहीं आया इसे समझा देते हैं हम। पहला बिंदु है 0,5, पहला बिंदु है 0,5, और दूसरा बिंदु है -5,0, -5,0। और यदि इसकी दूरी निकालना है तो वर्गमूल के अंदर आप 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 का वर्ग, और प्लस 0 में आप 5 भी घटाएंगे तो 5 ही आएगा, -5, तो -5 का वर्ग। आपको पता है 5 का वर्ग होता है 25, फिर से 5 का वर्ग 25, और 25 और 25 हो जाएगा वर्गमूल 50। वर्गमूल 50 को यदि हम हल करेंगे तो वर्गमूल 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 5। आप देखेंगे 5 हम 25, 25 दूनी 50। अब 5 5 की जोड़ी बन गई तो 5 को वर्गमूल के बाहर निकाल लेंगे तो 5 और वर्गमूल के अंदर 2, ये हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ सही उत्तर होगा 5 वर्गमूल 2। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। बिंदु P 3,2 एवं Q का मान है -2, -3 के बीच की दूरी होगी, और यह बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न 5 का, बी नंबर का 7.07 लगभग। इसको भी आपको समझना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सभी सवालों में बच्चों आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। बिंदु P का मान दिया है 3,2, और आप Q का मान देखेंगे तो Q का मान दिया है -2, -3। अब दूरी सूत्र पता है आपको, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। मतलब आपको यदि हम पहले वाले पद को
x1 y1 मान लें और दूसरे पद को हम मान लेंगे x2 y2। तो जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो आपको नीचे वाले x2 माइनस x1 मतलब x2 नीचे दिया है, x1 ऊपर है, आपको नीचे वाले मान पद में से ऊपर वाले पद को घटाना है। देखिए -2 घटाने के लिए माइनस और 3 का वर्ग प्लस पहले से है -3 y2 का मान -3 और सूत्र में माइनस है तो घटाने का माइनस और y1 का मान है 2। अब इसे जब हल का वर्ग इसे आगे हम हल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे वर्गमूल के अंदर -2 और -3 हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस और -3 और -2 -5 का वर्ग। आगे हल करेंगे इसे हम तो 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25, तो वर्गमूल के अंदर जब 25 को जोड़ेंगे तो वर्गमूल में 50 और वर्गमूल 50 को जब हम हल करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 7.07। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा 7.07। ये वर्गमूल 50 का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 कामा अगला प्रश्न है बिंदु 2 कामा 3 तथा बिंदु 4 कामा 1 के बीच की दूरी है। तो इससे भी हल करते हैं हम डायरेक्ट। 4 में आप जब 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 में 3 घटाएंगे तो भी -2 आएगा, तो फिर 2 का वर्ग 4 और 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा हमें और सूत्र में पूरा वर्गमूल लगा है तो उसका सही उत्तर होगा वर्गमूल 8। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में हम यहाँ देखेंगे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी मतलब x का मान और x के मान को हम कहते हैं भुज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुज या x अक्ष का निर्देशांक। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? खाली स्थान कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी कह रहा है तो यहाँ y के निर्देशांक आ जाएंगे। x अक्ष से दूरी यदि हमें ज्ञात करना है तो यहाँ y का मान आएगा और y के मान को कहते हैं, आपको पता होगा y के मान को हम क्या कहते हैं कोटि, या इसको कहेंगे y का निर्देशांक। अगला प्रश्न है बिंदु 0, y एवं x, 0 के मध्य की दूरी खालिस्तान होती है। तो इसका जवाब होगा, सही आंसर होगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग प्लस y का वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मूल बिंदु से x अक्ष x, y के बीच की दूरी होगी। प्रश्न नंबर 3 है मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी है। तो मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी है तो ये सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग। और यदि क्वेश्चन आता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। चलिए इस प्रश्न से बस इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, सत्य सत्य का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यह प्रश्न 2000 वर्ष 2020 और 2025 की परीक्षा में आ चुका है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। यानी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बोल रहा है तो y अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष का निर्देशांक x का मान, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि y अक्ष से दूरी कह रहा है तो y अक्ष से दूरी मतलब x का मान होगा। तो y अक्ष से दूरी x का मान मतलब, और x के मान को क्या कहते हैं भुज कहते हैं या x का निर्देशांक कहते हैं। तो y अक्ष से दूरी को x का निर्देशांक कहते हैं, ना कि y का निर्देशांक। तो यह प्रश्न हो जाएगा असत्य और यह वर्ष 2020 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया है।
चलिए एक और क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिएगा। मूल बिंदु जीरो जीरो से बिंदु x1 y1 की बीच की दूरी लिखिए। यह प्रश्न वर्ष 2022 और 2025 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा वर्गमूल के अंदर x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन्हें आज हम यहाँ देखेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। जोड़ी का प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका सही मान उत्तर होगा 9 होगा। यह वर्ष 2023 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखेंगे आप 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान हमने 9 निकाला है। अब देखते हैं 9 कैसे आएगा। दोनों से हम 9 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लेंगे उभयनिष्ठ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 9 की 9, आप जानते हैं एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1। तो 9 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, इसलिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है 10 30 अंश का मान कितना होगा। तो 10 30 अंश का मान होगा 1/वर्गमूल 3। 10 30 का मान होगा 1/वर्गमूल 3। 10 के सभी मान याद कर लेंगे। 10 0 अंश का मान 0 होता है। 10 30 का मान 1/वर्गमूल 3। 10 यहाँ समझ लेते हैं कॉपी में। 10 के सारे मान याद कर लेंगे। 10 में 0 डिग्री का मान होता है 0। 10 30 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 3। इसी प्रकार 10 में 45 का मान होता है 1। 10 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। और इसी प्रकार आगे 10 90 अंश का मान होता है 1। तो आप ये 10 के सभी मान याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में 10 60 अंश का मान पूछा गया है 10 30 अंश का मान। तो 10 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 होता है। तो हम 10 के सभी मान याद कर लेंगे। 10 0 अंश का मान 0। 10 में 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3। 10 में 45 का मान 1। 10 60 का मान वर्गमूल 3। और 10 90 अंश का मान 1 होता है। इसी प्रकार इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको साइन के मान याद कराए थे, साइन और कॉस के। फिर से आप एक बार देख लीजिए। यदि हमें साइन थीटा के सभी मान ज्ञात करने हैं तो हम यहाँ देखेंगे साइन में यदि 0 अंश का मान है तो साइन 0 अंश का मान होता है 0। साइन में यदि 30 का अंश का मान ज्ञात करना है तो 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल के अंदर 2। और साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। और साइन 90 अंश का मान होता है 1। इसी प्रकार यदि हम इसे उल्टा कर दें तो कॉस थीटा में कॉस 0 अंश का मान होता है 0। कॉस 30 अंश का मान होता है कॉस 0 अंश का मान होगा 1। कॉस 30 अंश का मान होगा वर्गमूल 3/2। कॉस 45 अंश का मान होगा 1/वर्गमूल 2।
इसी प्रकार कॉस 60 अंश का मान होगा 1/2 और कॉस में 90 अंश का मान होगा 0। इस प्रकार आप साइन, कॉस और टेन के सभी के मान 0 से 90 तक टेबल बनाकर हम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1। यह वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। आइए जानते हैं कैसे आएगा। तो साइन का वर्ग 25 अंश प्लस कॉस का वर्ग 25 अंश, तो इसका मान हमेशा जो है 1 होगा। आइए जानते हैं, एक सूत्र है आपको याद आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ओरिजिनल सूत्र है, सर्वसमीका 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ थीटा की जगह में कोई भी अंक आ सकता है। जैसे यहाँ पे 25 डिग्री है, आप जानते हैं कि साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, आगे 120, 150 ऐसा करते 360 अंश तक मान होते हैं। लेकिन साइन में 25 अंश का मान नहीं होता है। एक फार्मूला है, तो ये थीटा के स्थान पर यहाँ पर 25 आ गया है। तो जैसे साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार साइन का वर्ग 25 अंश धन कॉस का वर्ग 25 अंश, इसका भी मान हमेशा 1 होगा। आइए, यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, जैसे साइन का वर्ग पाई प्लस कॉस का वर्ग पाई, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। अब पाई की जगह कोई और सिंबल आ सकता है, साइन का वर्ग और पाई की जगह यदि कुछ और आ जाए, मान लीजिए फाई है, और प्लस कॉस का वर्ग फाई, तो इसका भी मान कितना होगा? 1। और यदि 25 के स्थान पर कोई अन्य डिजिट भी आ जाए, अन्य डिग्री आ जाए, जैसे साइन का वर्ग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे साइन का वर्ग 20 यानी 20 डिग्री प्लस कॉस का वर्ग 20, तो इन सभी के मान हमेशा 1 होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जोड़ी देख रहे हैं हम, अधिकतर इस अध्याय से त्रिकोणमिति से परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतर जोड़ियों में आते हैं। तो लीजिए अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सही जवाब होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह वर्ष 2019 और 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जोड़ी है सेक थीटा। तो सेक थीटा का सही जवाब हो जाएगा 1 कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का अपोजिट होता है 1 कॉस थीटा। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला ही आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो सही जवाब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला है साइन 60 अंश, तो सॉरी टेन 60 अंश, तो टेन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। और अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका ओरिजिनल सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने जो यहाँ पर 1 को पक्षांतर कर दिया सेक की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यह प्रश्न भी वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वर्गमूल के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1। साइन 0 अंश पूछा है, सो साइन 0 अंश का मान कितना होता है?
जीरो होता है। साइन जीरो अंश का मान जीरो। अब टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोस में 45 अंश का मान पूछ रहा है तो कोस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2। ये सभी प्रश्न बच्चों वर्ष 2020, 2022, 25, 20, 24, 2020 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। चलिए एक और जोड़ी देते हैं। कॉस जी थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो ये वर्ष 2022 में पूछा गया है। कोस जीरो अंश का मान, तो कोस जीरो अंश का मान बच्चों 1 होगा। आपको याद होगा साइन जीरो अंश का मान जब हम निकालते हैं तो साइन जीरो अंश का मान 0, लेकिन कोस जीरो अंश का मान 1 होता है। तो कोस जीरो अंश का मान 1। यह वर्ष 2022 और 25 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है, वर्गमूल के अंदर 1 + tan² थीटा। तो इसका जवाब सही उत्तर होगा सेक थीटा। सही उत्तर क्या होगा? सेक थीटा। अगला प्रश्न है, वर्गमूल के अंदर 1 - cos² थीटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइन थीटा। यह भी परीक्षा वर्ष 2022 में पूछा गया है। चलिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम यहाँ कवर कर लिए हैं। कुछ और प्रश्न हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 + tan² थीटा का मान लिखिए, ऐसा है। तो 1 + tan² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा = सेक² थीटा या सेक का वर्ग थीटा। अगला प्रश्न है, 1 + कोट का वर्ग थीटा का मान लिखिए। तो 1 + कोट का वर्ग थीटा का मान होता है कोसेक का वर्ग थीटा। अगला प्रश्न है, साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा का मान लिखिए। तो सूत्र ही है साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा बराबर होता है 1। अगला प्रश्न है, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, लिखिए। तो कॉस जीरो का मान अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 1। चलिए अब इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी अगले पार्ट का वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे हम उसमें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें अच्छा स्कोर करने में और पास होने में मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो धूप में खड़े यदि व्यक्ति की छाया और उसकी ऊंचाई, यदि व्यक्ति की छाया और उसकी ऊंचाई वर्गमूल 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 3 गुना होने पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। सही जवाब क्या होगा? 30 अंश। यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 30 अंश। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि एक पेड़ की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है और यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इस समय भी सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री ही होगा। अब बताइए हम ऐसे याद कैसे रखेंगे कि 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा? तो इसको बहुत ही सरल तरीका है इसका, इसे याद करने का। यदि वर्गमूल 3 गुना में आता है तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 30 डिग्री ही लगाना है। यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई और उसकी छाया मेरी वर्गमूल 3 का गुणा है तो आपको हमेशा 30 अंश का कोण
सूर्य का उन्नयन कोण उस समय 30 अंश ही होगा, ये आपको याद रखना है। और यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई और उसकी छाया दोनों बराबर है तो उस समय हम सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री लगाएंगे। और यदि किसी वस्तु की ऊंचाई और छाया यदि वर्गमूल 3 बटे में आता है तो उस समय इसे हम 60 डिग्री लगाएंगे। आइए इसे हम समझते हैं कैसे याद रखेंगे इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। तो चलिए इसे हम यहाँ समझते हैं। सूर्य का उन्नयन, अवनमन भी हो सकता है यहाँ पे, सूर्य का उन्नयन या अवनमन कोण, इसको आप कैसे याद रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति है या पेड़ भी मान सकते हैं, व्यक्ति या कोई पेड़ है और इसकी ये व्यक्ति या पेड़ है और व्यक्ति या पेड़ की हम यहाँ ऊंचाई ले लेंगे। वास्तविक ऊंचाई और हम यहाँ पर ले लेते हैं उसकी छाया की लंबाई। चलिए व्यक्ति या पेड़ हमने ले लिया और व्यक्ति या पेड़ में यदि किसी व्यक्ति या पेड़ की वास्तविक ऊंचाई मान के चलते यहाँ 20 मीटर है। व्यक्ति या पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। और यदि उसकी छाया होता है 20 वर्गमूल 3 मीटर। चलिए देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति या पेड़ की ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई 20 मीटर है और उसी समय उस छाया की लंबाई, यदि कोई छाया बन रही है, उस पेड़ की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा। आइए इसे हम इसे कैसे याद रखेंगे। कोई व्यक्ति या पेड़ है, यदि उसकी वास्तविक ऊंचाई 20 मीटर है और छाया उसकी बन रही है 20 वर्गमूल 3 मीटर, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, अवनमन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यदि आपको व्यक्ति की वास्तविक ऊंचाई और छाया की लंबाई में यदि वर्गमूल 3 का गुणा होता है, वर्गमूल 3 का क्या होता है? गुणा हो जाता है, तो हमें याद रखना वर्गमूल 3 का गुणा होगा तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई 20 मीटर है और उसकी छाया भी यदि 20 मीटर बन रहा है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये तो बहुत ही आसान है। यदि किसी पेड़ या व्यक्ति की ऊंचाई 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई भी 20 ही मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मतलब यदि धूप में खड़ा कोई व्यक्ति है और वो 6 मीटर उसकी ऊंचाई है और यदि किसी समय उसकी छाया भी 6 मीटर ही बन रही है, जितनी उसकी ऊंचाई है उतना ही उसकी यदि छाया की लंबाई है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 35 होगा। तो ये प्रश्न कई बार बदल कर आता है। कभी पूछ लेगा कि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया और उसकी ऊंचाई की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यदि किसी पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है और तो उसकी छाया भी 30 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। यदि ऊंचाई और छाया दोनों के मान बराबर आते हैं तो उस समय हमें सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री लगाना है। और यदि किसी पेड़ व्यक्ति या टावर मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में यदि वर्गमूल 3 का गुना है, तो आप याद रखेंगे वर्गमूल 3 का गुना है मतलब कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। चलिए एक और समझते हैं। एक और प्रश्न आता है, यदि किसी पेड़ या मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ध्यान देंगे आप,
यदि किसी पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और उसकी छाया 20/20 वर्गमूल 3 मीटर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्गमूल 3 क्या में आ गया, 20 के बटे में आ गया। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश। याद रख सकते हैं आप, बहुत आसान है। यदि कोई पेड़ है, उसकी 20 मीटर ऊंचा पेड़ है, छाया यदि 20 वर्गमूल 3 मीटर बन रहा है, यदि वर्गमूल 3 का गुना है तो वहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यदि वास्तविक ऊंचाई पेड़ की 20 मीटर है और छाया भी 20 ही मीटर बन रहा है तो कोण होगा 45 डिग्री। मतलब यदि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है तो 45 अंश का कोण बनेगा। और यदि ऊंचाई और छाया में वर्गमूल 3 गुणा में है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। और यदि किसी पेड़ या मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और उसकी छाया 20/वर्गमूल 3 मीटर है, आप यहाँ ध्यान देंगे वर्गमूल 3 कहाँ आ गया, बटे में। यदि वर्गमूल 3 बटे में आता है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। चलिए, इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। याद रखें रहेगा आपको, यदि ऊंचाई और छाया बराबर है तो 45 का कोण, ऊंचाई और छाया में यदि वर्गमूल 3 गुणे में है तो 30 अंश का कोण, और यदि ऊंचाई और छाया में यदि वर्गमूल 3 बटे में है, बटे में आएगा तो कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा। आइए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आप यहीं देख लीजिए, धूप में खड़े व्यक्ति की छाया ऊंचाई वर्गमूल 3 गुना है, वर्गमूल 3 गुना मतलब 30 अंश का कोण। यदि पेड़ की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो, वर्गमूल 3 क्या में है, यहाँ पर वर्गमूल 3 क्या में है, गुणे में है, तो भी कितने अंश का कोण होगा, 30 अंश का कोण। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 अंश है, खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितने अंश का कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। और खंभे के पाद बिंदु से दूरी कितना है, 25 मीटर है। कितना है, 25 मीटर है। तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, तो खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 25 वर्गमूल 3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 25 वर्गमूल 3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पुल पर बैठा व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है, अवनमन यदि जिसका अवनमन कोण 45 अंश है, तो यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर है तो नाव की पुल से दूरी कितनी होगी। आप यहाँ बस इतना ध्यान दीजिए कि पुल की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है, और कोण कितने का बन रहा है, 45 का। यदि 45 अंश का कोण बन रहा है तो जितनी ऊंचाई है उतनी ही क्या हो जाएगी, दूरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़े थे, यदि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है तो उस समय कोण कितने का बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। तो आप यहाँ देखिए 15 मीटर ऊंचाई है, 45 अंश का कोण बन रहा है, तो यदि पुल की से दूरी भी कितनी होगी, 15 मीटर होगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो बराबर के केस में सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। इसी प्रश्न को एक बार और पूछ लिया बदल करके, यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए, एक ही प्रश्न को बच्चों बार बार पूछा गया है, कई तरीके से पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न है, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है तो वह कोण कहलाता है। तो नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए, जब भी हम ऊपर देखते हैं तो उस समय कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण।
यदि नीचे खड़े व्यक्ति को ऊपर देखना है तो उस समय जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। याद रखेंगे आप, ऊपर देखना है तो ऊपर देखते समय उन्नयन कोण बनता है, और यदि हम नीचे की ओर देखेंगे तो उस समय अवनमन कोण बनेगा। ध्यान दीजिए अच्छे से, आप चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे हम। लीजिए, यहाँ कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक की ये आँख है और ये क्षैतिज रेखा है, और वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर है, वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इनके बीच के बने कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। या आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, हमको कहाँ देखना है, ऊपर देखना है, तो ऊपर देखने पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर यदि हम देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए मतलब ऊपर देखना है आपको, ऊपर, तो ऊपर में भी क्या आ रहा है, ऊ, और उन्नयन में भी क्या आ रहा है, ऊ। मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर देखना है, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन। तो ऊपर देखने के लिए किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो जिस समय यदि उस समय कोई कोण बनेगा उन्नयन अवनमन कोण में से, तो ऊपर देखने पे यदि वस्तु को ऊपर है, वही वस्तु स्थित है, और यदि हम ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर बनने वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। तो ये आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि यदि हमें वस्तु ऊपर है और ऊपर की ओर देखना है तो ऊपर की ओर देखने के लिए से कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। यदि हम ऊपर देखना है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और यदि वस्तु नीचे है, वस्तु कहाँ पर है, नीचे में है, तो नीचे देखने पर कौन सा कोण बनेगा, तो नीचे देखने पर कोण बनेगा अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। चलिए